हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर पर स्वागत है। आई एम पीयूष प्रासर। हम पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के अंदर हम इस वीडियो में हम देखेंगे हाइड्रोग्राफ एनालिसिस। आज से पहले जो भी हमने वीडियो अपलोड किया है रिलेटेड टू हाइड्रोग्राफ, उसमें हमने एक्सप्लेन कर रखा है कि व्हाट इज हाइड्रोग्राफ, वो होता कैसे, उसको बनाते कैसे हैं, है ना। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हाइड्रोग्राफ का जो शेप होता है उसको अफेक्ट करता है। वेल, मेरे फेस पे मत जाइएगा, हम सुबह से बैठे हुए आपके लिए हाइड्रोग्राफ बनाने के लिए, सो डार्क हो गया। ओके, और आज आंख में चोट भी लग गई थी हमको, तो वेल नो, वो अलग बात है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में हम देखेंगे हाइड्रोग्राफ का एनालिसिस, मतलब इस वीडियो में हम कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो चलिए। तो देखो, एक हाइड्रोग्राफ क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इट इज ए कर्व बिटवीन रेट ऑफ फ्लो वर्सेस टाइम, है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एक तरह का हाइड्रोग्राफ है जिसमें वाई एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। वाई एक्सिस के अलाउंग रेट ऑफ फ्लो डिस्चार्ज, जिसका यूनिट होगा मीटर क्यूब पर सेकेंड के टर्म्स में, इस तरह से, है ना। रेट ऑफ फ्लो हम रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्स एक्सिस के अलाउंग टाइम, है ना। ओके, जिसको हम आवर में कहते हैं। अब ये टाइम क्या है, रेट ऑफ फ्लो, अब ये टाइम क्या है हाइड्रोग्राफ में, ये वाला टोटल टाइम कितना होता है जब से आपका सरफेस रन ऑफ का कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ स्ट्रीम में, तब से लेके जब सरफेस रन ऑफ का कंट्रीब्यूशन खत्म हुआ, वही होता है टाइम ड्यूरेशन, है ना। मतलब, और ये सरफेस रन ऑफ का कंट्रीब्यूशन या फिर डायरेक्ट रन ऑफ का कंट्रीब्यूशन कब स्टार्ट और खत्म होगा, जब प्रेसिपिटेशन हो रही है ना। तो वो जो टाइम होती है, ये जो टाइम पीरियड है, उसको बेस टाइम ऑफ हाइड्रोग्राफ कहा जाता है ना। और किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपका जो स्ट्रीम है, जिस कैचमेंट एरिया के लिए आप ये हाइड्रोग्राफ बना रहे हैं, द आउटलेट ऑफ द स्ट्रीम एक पीक डिस्चार्ज होगी, तो वो पीक टाइम, है ना, जब आपका पीक डिस्चार्ज होगा उसको पीक टाइम कहा जाता है। ठीक है, और वो जनरली कब अपियर होगा, आफ्टर सम अमाउंट ऑफ लैग, है ना। लैग जब होगी, लैग लैग क्या, मतलब कि जैसे अभी प्रेसिपिटेशन हुई, मतलब बरसात हुई, बरसात होने के तुरंत बाद तो रन ऑफ नहीं होना शुरू होगा ना, कुछ समय तो लगता है जब वो मैक्सिमम पानी जो है वो स्ट्रीम तक पहुंच पाए। तो वो जो समय उसको लग जाता है, वो समय जनरली क्यों होता है, क्योंकि कैचमेंट एरिया छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है ना। एक शहर आपका एक कैचमेंट एरिया है, लेट्स सपोज, एक स्टेट आपका एक कैचमेंट एरिया है, लेट्स सपोज, है ना। तो एक बहुत बड़ा एरिया होता है, तो उस पूरे एरिया में बरसात हुई कहीं कहीं पर, ओके, तो पानी बहुत दूर दूर से फ्लो होते हुए आपका रिवर या स्ट्रीम तक पहुंच रही है, तो जो पानी का फ्लो टाइम है ये डिफरेंट होता है। इस कारण से तुरंत आपको रन ऑफ में रन ऑफ देखने को नहीं मिलता है, ओके, या फिर तुरंत मैक्सिमम डिस्चार्ज आपको देखने को नहीं मिलता है स्ट्रीम में। क्लियर है, तो वो एक लैग की बात होती है, उसको लैग टाइम कहते हैं। मींस इट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ रेनफॉल, सेंटर ऑफ मास ऑफ रेनफॉल टू सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस हाइड्रोग्राफ, उसको हम लैग टाइम कहते हैं। क्लियर है, तो ये एक तरह का हाइड्रोग्राफ है। अब इसका हमको एनालिसिस करना है, तो यहाँ पे देखो, हम सबसे पहले ये जो फॉलिंग लिम्ब है, फॉलिंग लिम्ब कौन सा है, डी ई, जो पार्ट है इस हाइड्रोग्राफ को, इसको हम फॉलिंग लिम्ब कहते हैं या फिर रिसेशन लिम्ब कहते हैं। इस डी पार्ट का एक इक्वेशन है ना, उस चीज को एनालिसिस करेंगे। अब वो इक्वेशन किस चीज से संबंधित है, क्या किस चीज से रिलेटेड है, अगर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, कि एट एनी टाइम टी, मतलब इस डी पार्ट में, लेट्स सपोज इस डी से ई पार्ट में मैंने एक ऐसा एक ऑर्डिनेट बना दिया। अब मैं आपसे पूछूंगा कि एट दिस टाइम टी आपका रिसेशन शुरू हो चुका है, मान लो कि रिसेशन शुरू हो चुका है। रिसेशन कहाँ से शुरू हुआ होगा, ये जो पॉइंट डी आपका दिख रहा है, इस पॉइंट से आपका रिसेशन शुरू हो चुका है। अब ये पॉइंट डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टार्ट ऑफ द रिसेशन कर्व या फिर स्टार्ट ऑफ द फॉलिंग कर्व ऑफ दिस हाइड्रोग्राफ। अब ये जो फॉलिंग कर्व है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज, मतलब एक्चुअली जो कैचमेंट एरिया का कंडीशन मैं बता रहा हूँ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इट इज रिप्रेजेंटेटिंग दैट कि जो आपका कैचमेंट एरिया है उसमें बरसात हुई थी, बरसात हुई, हो रही है, तो उसके बाद जो भी इन्फिल्ट्रेशन इनिशियल लॉसेस है उनको सेटिस्फाई करने के बाद कुछ पानी रन ऑफ के रूप में अपीयर हुआ, वो ओवरलैंड फ्लो हुआ, ओवरलैंड फ्लो होके आपका जो कैचमेंट एरिया में जो स्ट्रीम्स है, जो ब्रांच स्ट्रीम कहने का मतलब है, जो ड्रेन्स हैं, उन सब चीज़ों में पानी आया। अब वो ड्रेन्स वगैरह से पानी बहते बहते जो मेन स्ट्रीम आपको, जो मेन नदी आपके उस कैचमेंट एरिया में फ्लो कर रहा है, उसमें वो पानी आया डिफरेंट स्ट्रीम से, फिर जाके आपका साइट पे जहाँ पे आप ये हाइड्रोग्राफ प्लॉट कर रहे हो वहां तक पहुंचा पानी, फिर आपने ये मेजरमेंट लिया था, ये हाइड्रोग्राफ बन रहा है। ठीक है, ये प्रोसेस है। तो जो पॉइंट डी जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना,
इट इज रिप्रेजेंटेटिंग द स्टार्ट ऑफ द रिसेशन। रिसेशन मतलब कैचमेंट एरिया से पानी बाहर निकलना। कहने का मतलब पॉइंट डी के आसपास उससे पहले ही आपका रेनफॉल जो था वो बंद हो चुका है, अब रेनफॉल खत्म हो चुका है। और रेनफॉल खत्म हो जाने के बाद क्या है, जो सरफेस रन ऑफ है ना, सरफेस रन ऑफ, इसके कंट्रीब्यूशन अब खत्म हो चुकी है, अब सरफेस रन ऑफ नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब प्रिसिपिटेशन नहीं है, सरफेस रन ऑफ अब नहीं हो रहा है, तो सरफेस रन ऑफ का कंट्रीब्यूशन बंद हो चुका है। अब क्या होगा देखो, तो जैसे ही सरफेस रन ऑफ का कंट्रीब्यूशन बंद हुआ तो उसी पर्टिकुलर टाइम पे देखो, रिवर जो मेन रिवर है ये ब्रांच रिवर से कनेक्टेड है, मेन रिवर ये है, तो ये ब्रांच स्ट्रीम से कनेक्टेड है उस कैचमेंट एरिया में। तो ये जो ब्रांच स्ट्रीम्स है, ठीक है, ये जो ब्रांच स्ट्रीम्स है और जो ये मेन रिवर है उस कैचमेंट एरिया के थ्रू से जो फ्लो हो रहा है, उसमें इससे पहले जो सरफेस रन ऑफ के कारण है ना, जो ओवरलैंड फ्लो के कारण जो भी पानी आया था, एक स्टोरेज बिल्डअप हुआ है ना। अब रन ऑफ में कंट्रीब्यूशन, किसी भी तरह का रन ऑफ कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन अब मतलब बंद हो गया। तो एट दैट टाइम कुछ ना कुछ पानी उसमें है, तो अब वो पानी, सारा का सारा पानी क्या होगा, धीरे धीरे फ्लो करते हुए मेन रिवर में आएगा और मेन रिवर से धीरे 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 फ्लो करते हुए उस कैचमेंट एरिया से ही बाहर चला जाएगा। उसी प्रोसेस को अब रिसेशन कहते हैं। जैसे कैचमेंट एरिया से बाहर चला गया मतलब कंट्रीब्यूशन ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ जितना भी आया था उस डायरेक्ट रन ऑफ सब खत्म हो गया। ठीक है, फ्लो होते हुए उस पर्टिकुलर सेक्शन से जहां पर आप हाइड्रोग्राफ बना रहे हो वहां से निकल गया, तो ये पॉइंट ई रिप्रेजेंट करता है ना। और उसके बाद जो रिवर का जो नॉर्मल बेस फ्लो है उस लेवल पे रिवर आपको फ्लो कर रहा है। बेस फ्लो किस लिए हो रहा है, ग्राउंड वाटर फ्लो का कंट्रीब्यूशन के कारण बेस रन ऑफ आ रहा है, बेस फ्लो रन ऑफ आ रहा है ना। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोग्राफ है इसको हम फ्लड हाइड्रोग्राफ कहेंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्ट रन ऑफ प्लस बेस फ्लो दोनों का कंट्रीब्यूशन है, तो इसलिए हम इसको फ्लड हाइड्रोग्राफ कहेंगे। अब इस फ्लड हाइड्रोग्राफ से अगर हम बेस फ्लो को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। समझ में आ रहा है नाउ। तो मैं क्या बता रहा था, तो हम इस डीई पार्ट को एनालिसिस करेंगे। तो ये जो पॉइंट डी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इट इज रिप्रेजेंटेटिंग दैट ओके एट लास्ट व्हाट इज द मैक्सिमम स्टोरेज इन द कैचमेंट एरिया। ये रिप्रेजेंट करेगा ना कि रिसेशन होने से जस्ट पहले कैचमेंट एरिया में मैक्सिमम स्टोरेज कितना था ऑफ वाटर। ठीक है, वही चीज अब वो सारा मैक्सिमम स्टोरेज निकल जाएगा जैसे जैसे आपका रिसेशन शुरू होगी। समझ में आ रहा है। तो जैसे आपका रिसेशन स्टार्ट हुई पॉइंट डी के बाद से, तो एक टाइम मैं कंसिडर करता हूँ टी, और मैं आपसे अभी पूछ दूंगा कि इस पर्टिकुलर टाइम टी पर आपका क्यू एट दैट पर्टिकुलर टाइम टी कितना था, कैसे बताओगे। तो इसको बताने के लिए एक हमारे पास अलग से फॉर्मूला है जो कि केवल इस रिसेशन लिम्ब के लिए वैलिड है। ठीक है, नाउ वो फॉर्मूला जो मैं बताऊंगा आगे चल के उसको डिराइव करूंगा, और वो फॉर्मूला ये भी बताता है कि जो डिस्चार्ज है एट एनी टाइम इन ड्यूरिंग रिसेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चैनल स्टोरेज, है ना। चैनल स्टोरेज सॉरी कैचमेंट स्टोरेज, नॉट चैनल, कैचमेंट स्टोरेज। क्यों, देखो कैचमेंट में स्टोरेज अगर कम है तो मतलब कम है, कैचमेंट में स्टोरेज कम है, कहने का मतलब है जो कैचमेंट एरिया में जो ब्रांच स्ट्रीम्स हैं, जो छोटे छोटे नाले हैं, उसमें पानी का लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है ना, कम हो रहा है। तो यहाँ पे रिसेशन भी हो रही है, तो एट रिसेशन भी हो रही है मतलब जो रन ऑफ होगा रिवर में एट आउटलेट सेक्शन जहाँ पे आप हाइड्रोग्राफ बना रहे हो, ठीक है, वहां पर ये क्यू का वैल्यू भी कम हो जाएगा। तो वो चीज दोनों किससे रिलेट करता है, कैचमेंट स्टोरेज से। और एक चीज ये है, और ये जो रिसेशन लिम है ना, इसका जो शेप है ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। इसका कोई लेना देना नहीं है प्रिसिपिटेशन के ऊपर, मतलब रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि रेनफॉल ड्यूरेशन, रेनफॉल इंटेंसिटी, है ना, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, इन सब चीजों से किसी भी तरह का लेना देना नहीं है इस रिसेशन लिम्ब का शेप। इसको जनरली कौन अफेक्ट करता है, कैचमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स। कैचमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि मतलब कि कैचमेंट में कितने सारे ड्रेनेज है ना, ड्रेनेज डेंसिटी क्या है कैचमेंट का, कहने का मतलब है। फिर कैचमेंट एरिया का आपका स्लोप कैसा है, उसका स्टीपनेस कैसा है, इन सब चीजों के ऊपर वो डिपेंड करेगा। कैचमेंट एरिया का लैंड यूज कैसा है, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब कंप्लीटली कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आपका ये रिसेशन लिम्ब डिपेंड करता है। क्लियर है, तो इस बात को लिख लीजिए। तो लिखिए, हम रिसेशन लिम्ब के बारे में पहले एनालिसिस करेंगे। ठीक है, लिखिए रिसेशन लिम्ब, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्ट्रोम कैरेक्टरिस्टिक,
It is independent of the storm characteristic and depend upon catchment characteristics only. एग्जाम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, independent of storm characteristic and depend upon catchment characteristic only. बट राइजिंग लिम है ना, या फिर कंसंट्रेशन कर्व, मतलब जिस दौरान आपका स्टोरेज बिल्डअप हो रहा है ना, हाइड्रोग्राफ जब बढ़ रहा है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन बोथ रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक एंड कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक पर मैक्सिमम। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखिए, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बारे में। लिखिए पॉइंट डी ऑफ द रिसेशन लिम, गर्मी लग रहा है मैं इसको खोल देता हूँ। पॉइंट डी ऑफ द रिसेशन लिम ब्रैकेट में द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम कैचमेंट स्टोरेज। कहने का मतलब क्या है, मैंने क्या बोला, प्रेसिपिटेशन बंद हो चुकी है और सरफेस रन ऑफ का कंट्रीब्यूशन टू द कैचमेंट स्ट्रीम बंद हो चुकी है। तो अब जो स्ट्रीम जो डिफरेंट एक पूरे कैचमेंट एरिया में जो डिफरेंट स्ट्रीम है उसमें जितना पानी है अब उतना ही पानी आउटलेट सेक्शन तक पहुंचेगा, अब उसमें कोई पानी का एडिशन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट मींस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो हाइड्रोग्राफ में आ रहा है, उस समय हम ये मानते हैं कि सरफेस रन ऑफ खत्म, सीजेस उसका कंट्रीब्यूशन खत्म हो गया, तो अब स्ट्रीम में जो पानी है वो क्या कैचमेंट का मैक्सिमम स्टोरेज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मैक्सिमम स्टोरेज इन व्हाट, इन स्ट्रीम्स, वहीं पे पानी हो रही होगी ना। क्यों? तो सरफेस रन ऑफ का कंट्रीब्यूशन टू द स्ट्रीम खत्म, कहने का मतलब सरफेस रन ऑफ कैसे आ रहा होगा, ओवरलैंड फ्लो होते हुए पहले ब्रांच स्ट्रीम में पहुंचता होगा। समझ रहे हो? तो ये ओवरलैंड फ्लो जो ब्रांच स्ट्रीम में पहुंच रहा है, ये चीज बंद हो गया। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैचमेंट का जो स्टोरेज है उस चीज को ये पॉइंट डी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस ऑफ सरफेस रन ऑफ टू स्ट्रीम present in catchment area is stopped at this point. ओके, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, मीन्स, और ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये कहां पर है, टेल ऑफ द रिसेशन लिम, उसको हम टेल भी कहते हैं, टेल ऑफ द रिसेशन लिम, पूछ। नाउ रिसेशन ऑफ स्टोरेज, मैं बोला क्यूटी निकालने का, अब ये क्यूटी क्या है मैं बता रहा हूँ, पॉइंट डी के बाद जब आपका रिसेशन शुरू हुआ है उसके बाद जो इक्वेशन वैलिड है रिसेशन लिम के लिए वो ये इक्वेशन है, इससे कभी कभी क्वेश्चन आता है। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिए। रिसेशन ऑफ स्टोरेज इज एक्सप्रेस्ड बाय इक्वेशन, ये इक्वेशन याद रखना, QT इक्वल टू Q नॉट e टू द पावर माइनस 80 या फिर QT इक्वल टू Q नॉट K R पावर T, K R पावर T। अब इसमें ये सब क्या है मैं समझा देता हूँ। यहीं पे देखो एक कर्व बना रहा हूँ, तो ये आपका रिसेशन लिम है, यहां से लेके यहां तक ये आपका रिसेशन लिम है, लेट्स सपोज। तो रिसेशन जब से शुरू हुआ, हम ये इक्वेशन उसके बाद ही वैलिड है, ठीक है, उसके बाद से ही वैलिड है, और जब तक रिसेशन हो रहा है तब तक, कब तक रिसेशन हो रहा है, यहां तक। सो इस टाइम रेंज के बीच में ही, इस टाइम रेंज के अंदर में ही दिस इक्वेशन इज वैलिड। समझ पा रहे हैं? सबसे पहला ये पॉइंट, मतलब ए से लेके बी तक में, लेट सपोज, या फिर इक्वेशन में जो है, सॉरी वो जो मेन डायग्राम बनाया हूं बताया था उसमें डी से लेके ई, इन्हीं दो पॉइंट के बीच में ये इक्वेशन वैलिड है। ठीक है, नाउ अभी ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि क्यूटी कहने का मतलब है कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे रिसेशन कितना हो रहा है, रिसेशन के मतलब रिसेशन डिस्चार्ज कितना है, क्यूटी। तो ये है, मान लो लेट्स सपोज एट एनी टाइम टी, दिस टाइम इज टी। ओके, तो ये क्यूटी का वैल्यू कितना है, ये निकालने का जो इक्वेशन होगा वो इक्वेशन है ये, क्यूटी इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस 80। देखो क्यूटी इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस 80, माइनस है मतलब डिक्रीज हो रहा है, मतलब स्टोरेज जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, खत्म हो रहा है, और ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है, ये बात को भी ध्यान रखना। तो रिसेशन इज एक्सपोनेंशियल, ऐसा भी ऑब्जेक्टिव उठा सकता है यार, ठीक है, ध्यान रखने का। नाउ तो ये इक्वेशन एक हो गया, दूसरा ये इक्वेशन है, किसी भी दो इक्वेशन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। या फिर ये जो के आर है इसको हम कहते हैं रिसेशन कांस्टेंट। के आर का वैल्यू जो होता है, ये सॉरी के आर जो होता है इसका नाम होता है रिसेशन कांस्टेंट, और इसका वैल्यू 1 से कम होता है हमेशा।
ठीक है, और टी मतलब तो समझ गए होंगे, कोई भी टाइम पीरियड। अब ये जो क्यू नॉट है, ये क्या है, क्यू नॉट, क्यू नॉट जो है इट इज डिस्चार्ज एट टी इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो कहने का मतलब है जो रिवर का जो बेस फ्लो था उस चीज को ये रिप्रेजेंट करता है, बेस फ्लो, रन ऑफ या फिर डिस्चार्ज ऑफ द स्ट्रीम एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, दैट इज योर क्यू नॉट। क्लियर है? आगे लिखिए, के आर क्या है, रिसेशन कांस्टेंट, जिसका वैल्यू हमेशा एक से कम होगा। ए का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ए इक्वल टू माइनस एल एन के आर, ए इक्वल टू माइनस एल एन के आर, हम इस तरह से हम ये फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, नाउ अब ये क्यू टी क्या है, इट इज एट एनी पर्टिकुलर टाइम रिसेशन, मतलब उसका रेट ऑफ फ्लो क्या है, एट एनी पर्टिकुलर टाइम इन रिसेशन रेट ऑफ फ्लो क्या है। ठीक है, तो देखिए एट एनी पर्टिकुलर टाइम जो रेट ऑफ फ्लो होगा वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, कैचमेंट स्टोरेज के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, है ना। मैक्सिमम कैचमेंट स्टोरेज जो था एट पॉइंट डी, अब धीरे धीरे कैचमेंट स्टोरेज आपका कम हो रहा है, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका कैचमेंट स्टोरेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एट एनी पर्टिकुलर टाइम टी जितना इधर कैचमेंट स्टोरेज हो जितना कम हो जाएगा, कम होगा, मतलब आपका टोटल पानी आउटलेट सेक्शन पे आ रहा है, मतलब ज्यादा कम हो रहा है। ठीक है, ज्यादा कम हो रहा है और जल्दी जल्दी कम हो रहा है, तो आपका क्यू का वैल्यू, मतलब इन ड्यूरिंग रिसेशन क्यू का वैल्यू ज्यादा रहेगा, मतलब कैचमेंट स्टोरेज कम होगा तो इधर क्यू बढ़ेगा। ये एक रिलेशनशिप है। ओके, कैचमेंट स्टोरेज उधर कम हो रहा है तो इधर क्यू आपका बढ़ रहा है, सिंपल सी बात है। सो लेट सपोज कि लेट कि एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी जो कैचमेंट का स्टोरेज है, कैचमेंट स्टोरेज इट इज, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई एस टी। ठीक है, एस टी, और ये क्यू टी क्या है, एट एनी टाइम टी, क्यू टी इज व्हाट, क्यू टी इज द रिसेशन रेट ऑफ फ्लो या फिर डिप्लीशन रेट ऑफ फ्लो, डिप्लीशन मतलब कम होना, है ना, वो चीज है ये क्यू टी। तो मैं एक एक्सप्रेशन लिख सकता हूं कि माइनस डॉ एस टी अपन डॉ टी पार्शियल डिफ्रेंसिएशन है इज इक्वल टू क्यू टी। ठीक है, मतलब जैसा जैसा आपका स्टोरेज कमेगा वही चीज आपका रेट ऑफ फ्लो में अपियर होगा। समझ में आ रहा है? ओके, सो इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर आफ्टर रिसेशन मतलब रिसेशन जब शुरू हो रहा है, आफ्टर रिसेशन नहीं, जब रिसेशन शुरू हो रहा है, अगर स्टोरेज ज्यादा है, एस टी ज्यादा है, तो क्यू टी भी ज्यादा मिलेगा। एस टी अगर ज्यादा है, कैचमेंट स्टोरेज ज्यादा है, तो ज्यादा पानी आएगा रन ऑफ में, तो क्यू टी भी ज्यादा मिलेगा। लेकिन हाँ, वो आ रहा है ज्यादा पानी, मतलब ये मतलब उधर से कम हो रहा है। ठीक है, उधर से कम हो रहा है, कैचमेंट एरिया से स्टोरेज कम हो रहा है, लेकिन इधर रन ऑफ बढ़ रहा है, लेकिन ज्यादा होगा तो ज्यादा आएगा। तो मतलब यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी वाला रिलेशनशिप है एस टी और क्यू टी के बीच में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, एस टी और क्यू टी के बीच में एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी वाला रिलेशनशिप है। और ये जो एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन, ये क्या डिफाइन करता है, ओके, ये डिफाइन करता है कि एट एनी टाइम टी, ठीक है, एट एनी टाइम टी द डिप्लीशन रेट ड्यूरिंग रिसेशन इज प्रोपोर्शनल टू कैचमेंट स्टोरेज। ये चीज ये डिफाइन करता है, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। तो मैं इसी चीज को अगर लेट्स सपोज मैं एक्सपैंड करूं, ठीक है, मेरे को एस टी का वैल्यू बताना है। ठीक है, मुझे ये मतलब ये पता लगाना है कि एस टी का वैल्यू क्या होगा। लेट्स सपोज मैं कैलकुलेट करना शुरू करूंगा, तो मैं ऐसा करूंगा, मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ। देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस डॉ एस टी इक्वल टू क्यू टी डॉट टी। तो लेट्स सपोज आई एम इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, तो अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो एस टी इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्यू टी डॉट टी, ऐसा लिख दिया मैं। नाउ
अगर ऐसा लिख दिया तो QT का वैल्यू मेरे को पता है, ठीक है। तो QT का वैल्यू मैं इधर सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो ST इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ माइनस, क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ Q नॉट ई टू द पावर माइनस 80 डॉट टी, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करेगा, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस Q नॉट ई टू द पावर माइनस 80 डिवाइडेड बाई माइनस ए प्लस सी, ये चीज होगा ST, ठीक है, ये हो गया ST। तो मैं अब बात करता हूँ एट टाइम t इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो, मतलब अभी आपका बरसात भी शुरू नहीं हुआ, जस्ट बरसात शुरू, मतलब इनिशियली बरसात शुरू नहीं हुआ है, तो क्या सरफेस रन ऑफ कुछ हुआ नहीं है, तो कैचमेंट में क्या किसी भी तरह का स्टोरेज डेवलप हुआ होगा, हाँ बताओ। अच्छा वेल, यहाँ पे मैं ये लिमिट को चेंज करता हूँ, एट टी इक्वल टू जीरो नहीं, मैं रिसेशन के बाद का कॉन्सेप्ट को यूज करता हूँ कि रिसेशन हो गया, मतलब सब बरसात भी हुई, सब कुछ हुआ, रिसेशन भी हुआ, होने के बाद देखो हाइड्रोग्राफ क्या एक बेस फ्लो पे अटेन कर रहा है, तो एक इन्फिनाइट टाइम में कंसिडर करता हूँ बरसात होने के बाद, तो डायरेक्ट रन ऑफ वगैरह सब कुछ खत्म हो गया है, समझ रहे हो, रिसेशन वगैरह हुआ सब खत्म हो गया, फिर एक रिवर अपने बेस फ्लो पे अटेन करके चल रही है, तो एस टी टेंड्स टू इंफिनिटी, है ना। तो जब रिसेशन वगैरह सब खत्म हो गया तो अब क्या, अब कैचमेंट का कोई स्टोरेज बचा होगा, नहीं बचा होगा, तो एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी मैं लिख सकता हूँ एस टी इक्वल टू जीरो। देखो यहाँ पे मैं टी इक्वल टू जीरो इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे मैं चूंकि रिसेशन का कॉन्सेप्ट देख रहा हूँ, तो जब से रिसेशन शुरू हुआ है उसके बाद से मैं किसी एक टाइम को कंसिडर करूंगा जब ये सिचुएशन बन पा रहा है, तो मेरे को थोड़ा एक्यूरेट वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है। मैंने अभी अभी सोचा, तो फिर ये t इक्वल टू इन्फिनिटी, तो t इक्वल टू जब इन्फिनिटी कंसिडर कर लूंगा तो एस टी जीरो, ये टर्म खत्म हो जाती है, ये भी जीरो हो गया, तो यहाँ से मेरे को केवल बचा c, तो c का वैल्यू क्या निकला मेरा, जीरो, c का वैल्यू मुझे क्या निकल गया, जीरो। सो मैं ये बता सकता हूँ कि एस टी इक्वल टू, इट इज नथिंग बट स्टोरेज एट एनी टाइम t इन कैचमेंट एरिया इज इक्वल टू नथिंग बट q नॉट ई टू द पावर माइनस 80 अपॉन a। अब a का वैल्यू क्या है, एक ए इक्वल टू माइनस एल एन के आर, ए इक्वल टू क्या है, माइनस एल एन के आर। सो एग्जाम में कभी कभी ये वैल्यू भी, ये फॉर्मूला भी पूछ सकता है कि एट एनी टाइम टी व्हाट इज द स्टोरेज प्रेजेंट, आप ये निकाल के बताओ जब आपका रिसेशन शुरू हुआ, क्लियर है, तो ये चीज भी पूछ लेगा, तो ए की जगह पे यहाँ पे माइनस एल एन के आर इस टर्म्स में भी पूछ लेगा, मतलब पुट कर देना है, क्लियर है, तो आपका सोल्यूशन मतलब सॉल्व हो जाएगा और क्या। तो अब देखो, तो इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि एस टी इक्वल टू, देखो क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस के टी क्या है, इसको हम क्यू टी लिख सकते हैं, तो एस टी इक्वल टू क्यू टी अपॉन ए, ऐसे लिख दिया, तो इक्वल टू क्यू टी अपॉन माइनस एल एन के आर, क्लियर है, समझ में आया। सो यहाँ से मैं ये निकाल सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज, ये एक फॉर्मूला, ये एट एनी टाइम टी आपका कैचमेंट का जो स्टोरेज है वो इतना है, तो क्यू टी का वैल्यू क्या होगा, क्यू टी इक्वल टू एस टी इंटू ए, या फिर एस टी माइनस एल एन के आर। तो यहाँ से मेरे को ये पता चल रहा है कि क्यू टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस टी, मैं ये लिख सकता हूँ, तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ, डिस्चार्ज एट एनी टाइम टी ड्यूरिंग रिसेशन इज प्रोपोर्शनल टू स्टोरेज रिमेनिंग इन द कैचमेंट एरिया, discharge at any time t is proportional to ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सारे गेट वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, गेट और ये जो बिट लिखवा रहा हूँ ये ईएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्चार्ज एट एनी टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू स्टोरेज रिमेनिंग इन द कैचमेंट, इन द कैचमेंट एरिया, क्लियर है ये स्टेटमेंट।
इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। नहीं, इसके आगे आप देखेंगे, लेकिन अभी रात हो गई है। मैं आगे जो वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो को इसी वीडियो के साथ मैं जोड़ के, मतलब कंबाइन करके अपलोड करूंगा। अभी रात हो चुकी है लगभग, ये मैं अभी काम कर रहा हूँ, 12:30 बज रहा है। नींद आ रहा है, देखो यार मेरा आँख कैसा हो गया, आज बहुत भयानक चोट लगा। तो इसलिए मैं अभी खत्म करता हूँ। देखिए, इससे आगे क्या पढ़ेंगे मैं बताता हूँ। इसके आगे मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ डीआरएच को हम कैसे डेवलप करें, ठीक है, ये बताऊंगा। और इसका कैलकुलेशन बताऊंगा डीआरएच के अंदर, मतलब उसका एरिया कैलकुलेट कैसे करते हैं, ऑर्डिनेट वगैरह का सिस्टम क्या है, ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल क्या है जो हम कंसिडर करते हैं इधर, है ना। इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। फिर डीआरएच निकालना है, मतलब फ्रॉम फ्लड हाइड्रोग्राफ हम डीआरएच कैसे बनाएंगे, यही चीज नेक्स्ट जस्ट बताने वाला था। तो फ्रॉम फ्लड हाइड्रोग्राफ डीआरएच निकालने के लिए आपको पता है बेस फ्लो को सेपरेट करना होगा। तो बेस फ्लो सेपरेशन मेथड पढ़ेंगे, है ना। तो वो चीज़ मैं अभी बताता, ठीक है। लेकिन अभी नींद आ रहा है मेरे को, मैं अभी जाता हूँ गुड नाइट मोड में। आप लोग भी सो जाओ, ठीक है। ये वीडियो आपको मिलेगी, मिलेगी क्या, मैं अभी रखता हूँ उसको। वेल, पावर नहीं है इसलिए, पावर चली गई है इसलिए थोड़ा अंधेरा आ रहा होगा फिर। तो देखिए, हम सीखेंगे बेस फ्लो सेपरेशन मेथड, ओके। तो बेस फ्लो को हमको क्यों सेपरेट करना है, ये पॉइंट लिखो पहले। फ्लड हाइड्रोग्राफ या फिर स्ट्रोम हाइड्रोग्राफ बराबर क्या होता है, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ प्लस बेस फ्लो। सो हमको ये चीज ऑब्टेन करने के लिए, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ को ऑब्टेन करने के लिए फ्लड हाइड्रोग्राफ या फिर स्ट्रोम हाइड्रोग्राफ से बेस फ्लो को सेपरेट करना जरूरी है। क्लियर है। अब ये जो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है, इसको हम सरफेस फ्लो हाइड्रोग्राफ भी कहते हैं, या फिर इफेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ कह सकते हो, एक्सेस रेनफॉल हाइड्रोग्राफ कह सकते हो। ये डिफरेंट नाम आप देखोगे एग्जामिनेशन में, बुक्स में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इट इज नथिंग बट इट इज डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ओनली। क्लियर है। नेक्स्ट, तो हम कैसे सेपरेट करेंगे, तो इसके इसके लिए हमारे पास तीन तरीके हैं, ठीक है। इन तीनों तरीकों को हम समझते हैं। मेथड वन, इसको कहा जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये क्या है, यहाँ पे पीक फ्लो आपका हो रहा होगा, ठीक है। दिस इज योर पीक फ्लो क्यूपी। क्लियर है। नाउ ये जो टाइम है, टाइम एक्सिस पे, ये क्या है, टाइम टू पीक, इसको मैं कहता हूं टीपी। क्लियर है। नाउ ये जो टाइम है, ये टाइम जनरली डेज में होता है ना। डेज में, आवर्स में, किसी भी तरह से टाइम को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो देखिए, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या है, जब से आपका हाइड्रोग्राफ आपने प्लॉटिंग करना शुरू किया, तो एक बेस फ्लो पहले से एक रिवर में मेंटेन था, वो लेवल आपको पता होगा, है ना। वो लेवल पता होगा, या फिर कहने का मतलब ये कह सकते हो कि कब से उस रिवर में सरफेस रन ऑफ के कारण जो फ्लो है या फिर डिस्चार्ज है वो इंक्रीज होना शुरू हुआ। वो टाइम आपको इजीली पता चल जाएगा, जैसे ये कर्व, ये जो पैटर्न है ना, इसमें थोड़ा सा भी बदलाव होगा तो वो पॉइंट आप इजीली लोकेट कर पाओगे। तो लेट सपोज कि दैट पॉइंट इज दिस पॉइंट ए। क्लियर है। तो अब ए से मैं सीधा सीधा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा, जो कि रिसेशन लिम्ब को एट पॉइंट बी कट करेगा। सो दिस इज द स्ट्रेट लाइन मेथड, और इस तरह से आप बेस फ्लो को सेपरेट कर लोगे। क्लियर है। तो अब देखो, इस मेथड में थोड़ा गेम है। गेम क्या है, पॉइंट ए को लोकेट करना इजी है, और पीक वैल्यू कब आया ये लोकेट करना भी बहुत इजी है। लेकिन पॉइंट बी को अच्छे से लोकेट करना इजी नहीं है, ठीक है। पॉइंट बी को लोकेट कर पाना इजी नहीं है, इसलिए हमारे पास एक रिलेशन है। अब रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप ये है कि जब पीक हुआ, पीक से लेके पॉइंट बी तक कितना समय लगेगा, वो टाइम इंटरवल का एक रिलेशनशिप है। एन इन नंबर ऑफ डेज, इसका यूनिट है डेज में, और एन इक्वल टू, ये क्या होता है, 0.83 ए टू द पावर 0.2। इसमें ए क्या है, इट इज द कैचमेंट एरिया, ए इज द कैचमेंट एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर।
समझ में आ गया? तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेगा। ठीक है, तो हम इस तरह से हम बेस फ्लो को सेपरेट कर सकते हैं। बस हमको ये पता लगाना है, मतलब पीक से लेके पॉइंट बी के बीच का टाइम इंटरवल, और फिर पीक कब हुआ ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, या फिर हाइड्रोग्राफ को देख के आप इजिली पता लगा लोगे। तो जो बेस पीरियड होगा ओवरऑल, ये आप इजिली पता लगा पाओगे। क्लियर है? तो दिस इज द मेथड वन। नेक्स्ट मेथड भी बड़ा सिंपल है। देखिए हम क्या करेंगे, ये जो पीक फ्लो जहां पर आएगी, मेथड को समझना अच्छे से। इससे एक ऑर्डिनेट हम ड्रॉप करेंगे, ठीक है, जहां से पीक फ्लो आ रही है। तो दिस इज द ऑर्डिनेट करस्पॉन्डिंग टू पीक फ्लो ऑन टाइम एक्सिस। दिस इज योर पीक फ्लो क्यूपी। ओके, तो इसमें क्या करता है, तो देखिए ये जो फ्लड हाइड्रोग्राफ मैंने बनाया है, ये किसी एक पर्टिकुलर प्रेसिपिटेशन के लिए बनाया होगा, लेकिन वही रिवर के लिए बनाया है। तो उसी रिवर में पहले से भी कोई एक बेस फ्लो का पैटर्न आपके पास रहा होगा। समझ रहे हैं? तो लेट सपोज वो बेस फ्लो के पैटर्न के अकॉर्डिंग दिस इज द पॉइंट ए, जब से आपका सरफेस रन ऑफ का कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया है आपके रिवर में, तो इस पॉइंट ए से हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन को, इसी पॉइंट ए को मतलब एक स्ट्रेट लाइन के माध्यम से बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे। तब तक एक्सटेंड करेंगे जब तक वो ये जो ऑर्डिनेट हमने ड्रॉप किया फ्रॉम पीक, है ना, इसको कट ना कर दे। लेट्स सपोज इसको इसने कट किया पॉइंट सी पर। क्लियर है? तो अब देखो एन वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया था, एन इक्वल टू क्या बताया था मैंने आपको, 0.83 ए टू द पावर 0.2। इसी फॉर्मूला को यूज कर लेना है। ठीक है, इसी फॉर्मूला को यूज कर लेना है और एन निकाल लेंगे, मतलब पीक से लेके रिसेशन लिम्ब पर वो जो पॉइंट बी है जो मेरे को प्लॉट करना है, उसका ड्यूरेशन कितना होगा। तो वो ड्यूरेशन अगर मिल जाएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग एक हम पॉइंट ऐसे ड्रॉ कर देंगे, एक ऐसे लाइन। तो यही पॉइंट होगा आपका, वही पॉइंट बी। तो लेट्स सपोज पॉइंट बी मिल गया, तो पॉइंट सी और पॉइंट बी को अगेन बाय यूजिंग दिस सेम स्ट्रेट लाइन हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ए सी बी जो लाइन है ये बेस फ्लो को सेपरेट कर रहा है अकॉर्डिंग टू मेथड टू। लेकिन देखो इस मेथड में थोड़ा सा आनाकानी है यार। आनाकानी क्या है, अगर समझोगे कि जब आपका रिवर में पीक डिस्चार्ज मिल रहा है ना, तो पीक डिस्चार्ज मिलने में कुछ समय लगा होगा। समझ रहा है? पीक डिस्चार्ज मिलने में कुछ समय लगा होगा। अगर कुछ समय लगेगा पीक डिस्चार्ज मिलने में, तो जब से प्रेसिपिटेशन शुरू हुई तब से इन्फिल्ट्रेशन वगैरह भी हो रहा है, ग्राउंड वाटर में भी पानी जा रहा है। तो जब तक पीक डिस्चार्ज आएगी लंप सम रिवर में, तो उस समय बेस फ्लो का कंट्रीब्यूशन भी थोड़ा हाई होना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड वाटर फ्लो भी कुछ ना कुछ स्टार्ट हो गई होगी, मतलब ग्राउंड वाटर के कारण भी पानी रिवर या फिर चैनल में आना स्टार्ट हो गई होगी। तो लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम ये आपको दिख रहा है कि जब आपका पीक अचीव हो रहा है, डायरेक्ट रन ऑफ तो ज्यादा मिल ही रहा है, लेकिन बेस फ्लो पहले से कम हो गया। तो ये थोड़ा उतना प्रैक्टिकली उतना ज्यादा फिजिबल मेथड नहीं है। इसलिए अब हमारे पास एक नेक्स्ट मेथड है, मेथड 3। अब हम इसको रिसेशन लिम्ब से ही शुरू करते हैं। ठीक है, अब रिसेशन लिम्ब से शुरू करते हैं और क्या करते हैं, देखो मैंने एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताया था, ये पॉइंट ऑफ पीक। ठीक है, जस्ट पीक के नीचे एक पॉइंट मैंने बताया था इन्फ्लेक्शन, आई पॉइंट। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो आई पॉइंट है यहां से एक ऑर्डिनेट ड्रॉप करता हूं, ये मैंने ड्रॉप कर दिया फ्रॉम इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है, अब देखो आपने हाइड्रोग्राफ बना रखा है पहले से, तो हाइड्रोग्राफ जो इस तरह का कर्व बन चुका है, ये डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का जो प्लॉट है, क्यू वर्सेस टाइम का प्लॉट आपने ये बना रखा है। तो ये जो रिसेशन कर्व है आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल, ठीक है, ये रिसेशन कर्व का जो एक्सट्रीम एंड है, इसी को मैं एक्सटेंड करता हूं धीरे धीरे, मैं बैकवर्ड एक्सटेंड करूंगा। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज योर कर्व, इसी को मैं एक्सटेंड कर दिया। तो ये जो एक्सटेंशन आपने किया, ये आपको अच्छे, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बताता हूं एक्सटेंशन, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। जस्ट ए मिनट, मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिसेशन लिम्ब को ही एक्सटेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स सपोज यहां से मैंने रिसेशन लिम्ब को एक्सटेंड किया, एक मिनट,
ये एक कर्व के माध्यम से, यहाँ स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट को यूज नहीं किया, एक आर्बिट्री कोई भी एक कर्व के माध्यम से मैंने एक्सटेंड किया, ठीक है, जो रिसेशन लिम का एक फ्लो आ रही है ना बनते हुए, ठीक है, जो गई थी उसी फ्लो में मैं उस कर्व को थोड़ा बैकवर्ड एक्सटेंड कर दिया, कहां तक, जहां जबकि जब तक वो जो ऑर्डिनेट हमने ड्रॉप किया था फ्रॉम पॉइंट आई इन्फ्लेक्शन पॉइंट से, उस लाइन को ये जो कर्व एक्सटेंशन आप कर रहे हैं बैकवर्ड वो कट ना कर दे। तो लेट्स सपोज ये पॉइंट एफ पर कट कर दिया। अभी पॉइंट ए तो लगभग आपको लमसम पहले से उसका एक्यूरेट वैल्यू पता है, उसका लोकेशन पता है वो कहाँ होगा। तो लेट्स सपोज दिस वाज योर पॉइंट ए और ये आपका पॉइंट बी हो गया। क्लियर है? तो अगेन पॉइंट ए और पॉइंट एफ को हम किसी एक कर्व के माध्यम से जोड़ देंगे, एक स्मूथ कर्व के माध्यम से, ठीक है, इस तरह से हमने जोड़ दिया। तो ये हो गया आपका बेस फ्लो का कंट्रीब्यूशन, और इस तरह से ये जो लाइन ए एफ और बी जो है ये बेस फ्लो को सेपरेट कर रहा है। तो ये जो मेथड है, दिस मेथड इज रियलिस्टिक मेथड 3। रियलिस्टिक अंडर केसेस, अंडर सिचुएशन वेयर ग्राउंड वाटर फ्लो इज सिग्निफिकेंट। ग्राउंड वाटर फ्लो is significant. ठीक है, so these are the three methods to separate the base flow. ग्राउंड वाटर फ्लो इज सिग्निफिकेंट कहने का मतलब ऐसा स्ट्रीम के लिए ये मेथड बहुत ज्यादा सुटेबल है, बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है, जहां पर ग्राउंड वाटर फ्लो तुरंत पहुंच जाता है स्ट्रीम तक एज ए बेस फ्लो। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन के लिए दिस मेथड इज वेरी रियलिस्टिक। तो विद दिस 3 मेथड वी हैव कंप्लीटेड द बेस फ्लो सेपरेशन टेक्निक। एग्जाम में ये पूछता नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट लाइन मेथड पर बेस्ड आपका क्वेश्चन बन सकता है ना, बेस फ्लो अगर सेपरेट करने का भी होगा तो स्ट्रेट लाइन मेथड का वो जो फॉर्मूला बताया था n इक्वल टू 0.83 a टू द पावर 0.2, एग्जामिनेशन पर्पस के लिए वो फॉर्मूला, वो कॉन्सेप्ट को याद रखना है। हाँ, बाकी अगर कन्वेंशनल पेपर की बात करें तो उसमें ऐसे शॉर्ट नोट्स यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द 3 डिफरेंट मेथड, व्हाट आर द मेथड्स टू या फिर टेक्निक्स टू सेपरेट बेस फ्लो फ्रॉम द फ्लड हाइड्रोग्राफ या फिर स्ट्रॉम हाइड्रोग्राफ, है ना, या फिर डायरेक्ट रन ऑफ और बेस फ्लो को हम कैसे अलग अलग करेंगे। इस तरह का कोई क्वेश्चन बना के दे सकता है। तो उसमें ये 3 मेथड को 3 डायग्राम बना के समझाना है। और लिखने का क्या है, कैसे लिखेंगे, जैसे कि पहला वाला मेथड में मैं बता देता हूँ हिंट, देखो ये सब कुछ अपने से करना होगा, ठीक है, तभी आपका दिमाग खुलेगा। तो पहला वाला मेथड में आप क्या लिखोगे, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें क्या लिखना है, कुछ नहीं, मीन्स पॉइंट ए इज इजी टू फाइंड या फिर इजी टू लोकेट on the hydrograph as it represents the start of the contribution of the direct runoff to the stream. Then from point A we will draw a straight line. Okay, we will draw a straight line that cut the ordinate which we have drawn from the peak at a particular point. Let's suppose particular point C पे कट किया. Now from this point C to locate the point B on recession limb, an expression is provided, okay, of time duration, जैसे कि n इक्वल टू इतना डेज, तो करस्पॉन्डिंग टू दैट n वैल्यू वी ड्रॉ दी, ये टाइम एक्सिस पे ये ड्रॉ करेंगे और वहां पे स्ट्रेट लाइन अगेन वी विल ड्रॉ दी स्ट्रेट लाइन। तो जहां पे वो टच करेगा दैट विल बी द पॉइंट बी। क्लियर है? उसी स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड करेगा। इन दिस मैनर द बेस फ्लो इज सेपरेटेड। लाइन ए सी बी बिलो मीन्स फ्लो बिलो या फिर डिस्चार्ज बिलो लाइन ए सी बी रिप्रेजेंट द कंट्रीब्यूशन ऑफ बेस फ्लो इन द स्ट्रीम, लिख देने का। सेकेंड मेथड, इसमें क्या लिखना है, इसमें यही लिखेंगे कि पॉइंट ए से पॉइंट सी पर एक ऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे। एक मिनट, क्या हो रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट सी पर एक ऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे, सॉरी पॉइंट ए से पॉइंट सी पर एक स्ट्रेट लाइन को यूज करके, मतलब हम पॉइंट सी को कट करेंगे, जो ऑर्डिनेट हमने पीक से ड्रॉ किया है वो पॉइंट ए से बैकवर्ड हम स्ट्रेट लाइन को यूज करके पीक से जो ऑर्डिनेट हमने ड्रॉ किया उसको कट करवाएंगे, फिर पॉइंट सी से पॉइंट बी को जोड़ देंगे। ठीक है,
यहाँ पर भी एन वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो समझा देना है। थर्ड में क्या है, रिसेशन लिम्ब से ही, रिसेशन लिम्ब का जो कर्व है, रिसेशन कर्व, उसी को बैकवर्ड एक्सटेंड करता है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से कोऑर्डिनेट ड्रॉ करता है, और उस वो बैकवर्ड कर्व जहां पे कट करता है ना, उस पॉइंट को कुछ एक पॉइंट कह दिए। फिर जो आपका स्टार्टिंग वाला है पॉइंट ए, और वो जो रिसेशन लिम्ब पे कट किया, उन दोनों को एक स्मूथ कर्व के साथ जोड़ देते हैं, तो उसके नीचे फिर बेस फ्लो। ये मेथड ज्यादा, इसमें एक लाइन और लिख दीजिएगा, दिस मेथड इज मोर रियलिस्टिक अंडर केसेस वेयर ग्राउंड फ्लो रीचेस द स्ट्रीम वेरी क्विकली, ऐसे लिख देने का। क्लियर है? दीज आर द 3 डिफरेंट मेथड्स टू सेपरेट द बेस फ्लो। वेल, विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। अभी लाइट नहीं है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो हम आगे बढ़ेंगे।